वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने उस टॉपिक को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे केमिकल एवोल्यूशन के बारे में, या केमिकल थ्योरी जिसको कहते हैं हम लोग। तो केमिकल थ्योरी मैंने आपको बताया था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने और फिर लाइफ का ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, ए बायोजेनेसिस, मतलब नॉन लिविंग जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वहाँ से आई, और उसके बाद जब लाइफ बनी तो उसके बाद जितनी भी लाइफ बनी वो हमेशा किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनी है। तो ये इसका मतलब है। ये वाली थ्योरी किसने दी थी, ऑपरेन ने दी थी जो कि रशियन बायोकेमिस्ट थे, और हेल्डेन ने दी थी जो कि हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके बारे में ऑपरेन ने अपनी बुक में भी मेंशन किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये वाली चीज़ें हम लोग सारा पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब ये जो हमारा केमिकल थ्योरी है इसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। वो क्या क्या है, कीमोजेनी। कीमोजेनी में हमने क्या देखा, केमिकल से या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को हम केमिकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोजेनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोबायोन्ट्स कौन होते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटो ठीक है, और बायोन्ट्स, प्रोटो मतलब बिफोर, प्रिमिटिव, और बायोन्ट्स मतलब लाइफ। तो जो प्रिकर्सर ऑफ लाइफ हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। थर्ड आता है हमारे पास कॉग्नोजेनी, जिसमें हमने क्या देखा, जितने भी लाइफ फॉर्म्स बनी वो सारे डाइवर्सिफाई कर गए। तो ये 3 जो हेडिंग है एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। कीमोजेनी में हम लोगों ने पढ़ा कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पहले जितने भी एटम्स थे वो सारे मिलके उन्होंने क्या बना दिया, हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इस टाइम पे हमने देखा लाइटनिंग की इफेक्ट से क्या चीज़ हुआ, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, जैसे मीथेन, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना है आपको, जो मीथेन है हमारा फर्स्ट हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब यही सब चीज़ें कंबाइंड करी एंड अंडर इफेक्ट ऑफ हम देख रहे हैं सोलर रेडिएशन हो गई, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, और वॉल्केनिक इरप्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से हमने क्या देखा, ये जितने भी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्यूज करे और इन्होंने बना दिए हमारे माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, जो क्या क्या है हमारे पास, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, सिंपल शुगर्स, ये सारी चीज़ें बन गई। फिर फाइनली क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो हमारे मोनोमर्स हैं ये सारे आपस में जुड़े और इन्होंने बना दिए पॉलीमर। हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रोटीन बन गए, फैट्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड हमारे फॉर्म हो चुके हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब लेटर ऑन क्या हुआ, ये जितनी हमारी सारी जो कहानी हो रही है ये सारा हमारा हो रहा है ओशंस में। ठीक है, और वहाँ पर ये अपने आपस में इकट्ठे होते रहेंगे, क्लम्प्स फॉर्म करने लग जाते हैं ये। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बायोजेनी। कीमोजेनी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो कीमोजेनी के बाद आता है बायोजेनी, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बने, हमने देखा था ओशन में क्या चीज़ था, बहुत सारे हम देखेंगे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ थे, वो इकट्ठे होने लगे, वो क्लम्प्स बनाने लगे, वो क्लम्प्स अपने आप को बनाने लगे और एक मेम्ब्रेन बना ली अपने अराउंड, ताकि बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को आइसोलेट कर सकें। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं हमारे सेल में क्या पाई जा रही है, सेल मेम्ब्रेन है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल, हर चीज़ को अंदर आने से परमिट नहीं कर रही है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बना ली ताकि ये अपने आप को पार्शियली आइसोलेट कर सके फ्रॉम सराउंडिंग, और उसके बाद क्या हो गया, दे वर एबल टू रेप्लिकेट। ठीक है, ये जो हमारे कॉम्पोनेंट्स थे इनको हमने बोला प्रोटोबायोन्ट्स। अब रैंडमली हम किसी को भी प्रोटोबायोन्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल करने चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। तो ये जो 4 क्राइटेरिया देखते हैं, सबसे फर्स्ट परपेचुअल सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो इनको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलनी चाहिए एनर्जी की, जो उस टाइम पे इनको अच्छी खासी मिलती थी क्योंकि लाइटनिंग होती थी। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, वो भी हमने देखा इनके पास एक लिपिड का मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से अपने आप को आइसोलेट कर पा रही हैं। तो हमने देखा इन्होंने अपने आप को पार्शियली आइसोलेट कर लिया। हमारा सेल मेम्ब्रेन भी तो बायोलिपिड लेयर है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिपिड की एक लेयर आ जाती है। म्यूटेशन, क्योंकि इतना वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत जायज़ सी बात थी उस टाइम पे म्यूटेशन होती ही थी।
सो लास्ट आता है हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसमें हम देखेंगे कि दे शुड बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अपने ऐसी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है, इसके लिए दो लोगों ने प्रपोज किया था। एक बताया था हमें ऑपरेन ने। ऑपरेन ने जो प्रोटोबायोन्ट्स बताए थे उसके लिए उन्होंने नाम दिया कॉइसरवेट्स। अब इन्होंने कॉइसरवेट्स के बारे में समझाने के लिए आर्टिफिशियली एक हम मिक्सचर तैयार किया था, जो था प्रोटीन्स का और पॉलीसेकेराइड का। पूरा अच्छे से इसको शेक करके फिर इसको दिखाया कि हाँ ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर इसके साथ दो दिक्कत आ गई। एक तो लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, ये सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं कर पा रहा था। तो कॉइसरवेट्स हमने देखा ये इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर एक और एक साइंटिस्ट आए, सिडनी फॉक्स। उन्होंने प्रपोज किया प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर। तो जो नेक्स्ट प्रोटोबायोन्ट जो प्रपोज किया था सिडनी फॉक्स ने, उसका नाम था प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर। अब इसमें क्या किया उन्होंने, अमीनो एसिड्स को लिया और उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद देखा वो आपस में चिपकने लगे, जुड़ने लग गए, और अब जो स्ट्रक्चर बना उसको हम कहते हैं प्रोटीनॉइड। हमने देखा इसके अराउंड लिपिड की लेयर फॉर्म हो गई एंड दे वर एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट। तो जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था प्रोटोबायोन्ट, वो हमारा कौन था, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा बायोजेनी के बारे में। अब पहुँचते हैं जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं कॉग्नोजेनी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा केमिकल थ्योरी में, हमने सबसे पहले पढ़ा कीमोजेनी, जिसमें हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था इनऑर्गेनिक से। सेकेंड हमने देखा बायोजेनी, जिसमें हमने देखा कि हमारे प्रोटोबायोन्ट्स बने थे। और फिर फाइनली हमारा आता है कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी में हमने क्या देखा, अब हमारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो डाइवर्सिफाई होंगी। तो जो सबसे पहले हमने देखा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे हमारे, एक तो वो क्या थे हमारे एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ। एनारोबिक क्यों थे, क्योंकि उस टाइम तक फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, हमारा टेम्परेचर कैसा था, रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये ओशन के अंदर ही बन रहे थे। ओशन के अंदर हमने देखा था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्लस्टर में पाए जा रहे थे, तो उन्हीं पे फीड कर रहे थे ये। इन्होंने खुद से अपना खाना नहीं बनाया, इसलिए हमने इनको क्या बोला, हेटेरोट्रॉफ। पर एक पॉइंट आ गया, जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी खत्म होने लगे, तो अब इनको अपने आप को बचाना था, तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए और ये क्या बन गए हमारे अब ऑटोट्रॉफ्स, खुद से खाना बनाने लगे। पर ये जो खुद से खाना बना रहे हैं, सबसे पहले केमिकल को यूज़ करके बना रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, उस तरीके से हो गए थे, बट ये अभी भी एनारोबिक थे। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद अब हमने देखा कि केमिकल तो यूज़ कर लिया, अब ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये केमिकल से बना लिया, अब इनके अंदर थोड़ा सा और चेंज आएगा, ये लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना शुरू करेंगे। अब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट आ चुका है, तो लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, पर अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कैसे होंगे हमारे एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लेटर ऑन हमने क्या देखा कि फाइनली जब लाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बनने लगेंगे। ये जितना भी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा मीथेन के साथ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने, और अमोनिया के साथ बाइंड करेगा ताकि नाइट्रोजन बन जाए। ठीक है, ये सब बन गया। उसके बाद हमने देखा वही जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ओजोन के, वो ऑक्सीजन के, वो सारे बाइंड करके उन्होंने क्या फॉर्म किया, ओजोन। इसके बाद हमने देखा हमारा फॉर्म होता है एक इल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे यूकैरियोट्स डेवलप हुए जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, जिसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बनने के बाद हमने देखा ऑक्सीजन रिलीज हुई, वो ऑक्सीजन बाइंड कर गई मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ, और उन्होंने रिलीज किया CO2 एंड नाइट्रोजन। साथ में हमने देखा ये जो हमारे एटम से सारे ऑक्सीजन के बाइंड करने लगे और इन्होंने क्या बना दिया, ओजोन लेयर बना दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन होने लग गया, और हमें पता है प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, इल डिफाइंड होता है। तो इल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ प्रोकैरियोट्स बनने लग गए। कुछ सालों बाद, बहुत सारे सालों बाद इनफैक्ट, हमने देखा कि यूकैरियोट्स बनने लगे जिनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती थी, और ये ओशन के अंदर ओरिजिनेट हुए 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये था हमारा सारा कॉग्नोजेनी के बारे में, और ये पूरा था हमारा केमिकल थ्योरी के बारे में। अब इस केमिकल थ्योरी को प्रूव किया गया था एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम कहते हैं
सिम्युलेटिंग एक्सपेरिमेंट, और एक और चीज़ हम बोल सकते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्हीं दोनों ने कंडक्ट किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या चीज़ हुई, यहाँ पर हमने देखा ये पूरा एक चेम्बर सा क्रिएट कराया उन्होंने। ये पूरा जो सेटअप है इसमें हमने क्या देखा, एक स्पार्क चेम्बर है जिसके अंदर हमने देखा कि ये सारी गैसेस पाई जा रही है हमारी, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसका रेशियो का, कि ये कौन से रेशियो में पाई जा रही है हमारी स्पार्क चेम्बर में। तो वो देखते हैं, रेशियो क्या है इनका। हमारे पास है CH4:NH3:H2, ये है। अब इसका रेशियो देखो क्या है, 2:1:2। अब ये तुमने अभी तो पढ़ लिया, लेकिन क्या पता क्वेश्चन में कैसा आ जाए, ये आगे पीछे हो रखा हो, तो कैसे याद करोगे। तो बहुत सिंपल तरीका है कि जिसकी भी वैलेंसी 2 से डिवाइड हो रही है वो 2 के रेशियो में पाया जा रहा है, और जिसकी वैलेंसी 2 से डिवाइड नहीं हो रही वो 1 के रेशियो में है। तो देखो 4 और इसका 2, ये दोनों हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 के रेशियो में है। पर जो NH3 है 3, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 1 के रेशियो में। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब देखो ये स्पार्क चेम्बर में हमने देखा वाटर भी है, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पानी आया, पानी जो आया ड्रॉपलेट बनी, यहाँ पे हमारा जो बॉइलिंग वाटर है। अब बॉइलिंग वाटर का यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 800 डिग्री सेल्सियस, वो भी मैं लिख देती हूँ। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से वाटर वेपर जा रहा है हमारा, जाते 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 ये स्पार्क चेम्बर में हमारा पहुँचा। अब यहाँ पर एकदम सिमुलेट कराना है लाइटनिंग इफेक्ट, जो उस टाइम पे जो बिजली कड़क रही थी वो वाला काम किससे कराएंगे हम लोग। ये आप देख रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स, इससे। अब इससे कितना करंट पास हो रहा है, 75,000 वोल्ट का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, करंट था हमारा 75,000 वोल्ट का। ठीक है, अब ये जो सेटअप है जिसमें हमने देखा ये सारी गैसेस रख दी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लग गया है, बॉइलिंग वाटर आ रहा है, इस पूरे सेटअप को हमने रख के छोड़ दिया 18 दिन तक। 18 दिन के बाद हमने क्या देखा, इस स्पार्क चेम्बर में हमने देखा बने 3 अमीनो एसिड, और वो 3 अमीनो एसिड कौन कौन से थे, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। हो गए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन्होंने एकदम जस्टिफाई कर दिया उस थ्योरी को, जो केमिकल थ्योरी जो ओपरेन और हेल्डेन ने दी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स फॉर्म हुए थे आफ्टर 18 डेज। तो आफ्टर 18 डेज हमने देखा क्या क्या चीजें बनी, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये तीनों हमारे जो अमीनो एसिड हैं ये बन गए थे, वर फॉर्म। अब इसको भी याद रखना है। तो देखो क्या हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि इन्होंने आग लगा दी थी, और वो आग कैसे लगाई, ये देखो AAG। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा ये स्टिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट, इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया हमारी केमिकल थ्योरी को। लाइटनिंग भी दिखाई, जो उस टाइम पे बॉइलिंग वाटर था उस टाइम इस तरीके से हमने देखा 800 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रखा, वैक्यूम पूरा क्रिएटेड है। यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन भी है, जैसे हमने देखा था उस टाइम पे कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, 2:1:2 के रेशियो में पाया जा रहा है। 18 दिन के लिए छोड़ा, फिर हमने देखा कि क्या बन गया हमारे, ये 3 अमीनो एसिड बन गए। अब आपको पता है एक के बाद दूसरा जना तो उसका काम कॉपी करेगा ही, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी वाले एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। अंदर किसी ने नाइट्रोजनस बेसेस डाल दिया, अंदर किसी ने HCN डाल दिया, जिससे हमने देखा जो बाय प्रोडक्ट बना उसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी आ गया। तो इस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि वो वाली थ्योरी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग केमिकल थ्योरी के बारे में सोचे थे हाँ वो एकदम करेक्ट है, तभी एक और एक हाइपोथेसिस आ गई जिसको हम कहते हैं RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी, कार्ल वुंश ने दी थी और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्जर्वेट्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं है, रादर RNA जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, सेंट्रल डॉगमा। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब बनता है RNA, और RNA के बाद जब ट्रांसलेशन होता है तो बनता है प्रोटीन। तो
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले प्रोटीन बना है, क्योंकि कॉन्सर्वेट्स किससे बने थे? प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से। तो इस हिसाब से तो प्रोटीन पहले बन गया। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रोटीन पहले नहीं बना, आरएनए बना, बल्कि आरएनए जो है वो इंटरमीडिएट है, वो आगे चल के प्रोटीन भी बना सकता है और डीएनए भी बना सकता है। तो यहाँ पर आके बात अटक गई और आज तक ये किसी को नहीं पता कि जो मॉडर्न थ्योरी है, हमारी जो केमिकल थ्योरी है, वो करेक्ट है या हमारी आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस करेक्ट है। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट में पूछिए और जो भी डाउट हो वो भी पूछिए मेरे से जल्दी से, और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बारी है बच्चों क्वेश्चंस की, जल्दी से देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलर क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क एट अ टेम्परेचर ऑफ। कौन से टेम्परेचर में हमारे ये सारी कहानी हो रही थी, ये आपको बताना है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट है, जल्दी से मैं पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन। Second, atmosphere at the time of origin of life on earth was rich in ammonia. Third, amino acid, sugar, glycerol and fatty acid formed protein, carbs and fats. और फोर्थ है हमारे पास, बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, और जल्दी से ये इनके आंसर मुझे बता दो कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।